मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आई एम डॉक्टर हर्षिता। अब हम लोगों ने कल सिंगल मेम्ब्रेनस जो ऑर्गेनलीज थी हमारी वो पढ़ ली थी। उसमें एक छोटा सा हमारा रह गया है, वो है राइबोसोम। उसको पढ़ लेते हैं आज अपन। क्या है राइबोसोम? राइबोसोम में कुछ नहीं है। राइबोसोम हमारे प्रोकैरियोट में कितने टाइप का था? कितने टाइप का राइबोसोम था हमारा? 70S टाइप का राइबोसोम था और यूकैरियोट में 80S टाइप का राइबोसोम है। लिख लो उसको। प्रोकैरियोट में आपका क्या है? प्रोकैरियोट में 70S टाइप का राइबोसोम है। अब आप बोलोगे एस क्या है? बता रही हो अभी। यूकैरियोट्स में आपका 80S टाइप का राइबोसोम है। ये एस क्या है? बेसिकली एस जो है आपका ये स्वेडबर्ग यूनिट है आपकी। जैसे क्वांटम की क्यू लिखते हैं वैसे स्वेडबर्ग का एस लिखते हैं। अब 70S का मतलब क्या 30 + 40 हो गया? नहीं, इसको अपन कैसे लिखते हैं? 50 + 30 = 70S लिखते हैं। मैडम क्यों ऐसे क्यों लिखते हैं? आ जाओ। इसलिए ऐसे लिखते हैं, ये आपकी बिगर यूनिट क्या है? बिगर यूनिट हो गई और ये आपकी हो गई है स्मॉल यूनिट जो इसमें लगी रहती है। अब ये जो पार्ट है ये जो पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट ऊपर वाले पार्ट पे थोड़ा सा ज़्यादा इंसर्ट है। तो ये आपकी क्या है? बिगर यूनिट है और ये आपकी क्या है? स्मॉल यूनिट है। क्या है? स्मॉल यूनिट है। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो इसीलिए अपन इसको 50S लिखते हैं और 30S लिखते हैं, तब जाके हमारा 70S टाइप का राइबोसोम तैयार होता है। 80S को कैसे लिखते हैं? 60S + 40S लिखते हैं। अब प्रोकैरियोट में हमने एक टर्म पढ़ा था जिसका नाम क्या था? पॉलीराइबोसोम एंड पॉलीसोम। वो क्या था? बताओ, रिकॉल करो, बताओ मुझे क्या क्या है वो। टेक्स्ट कर दो, मैसेज कर दो अगर आपको आता है तो। इसको टेक डाउन कर लो पहले, ठीक है? अब देखो, चलो मैं यही लिखती हूँ उसको। पॉलीराइबोसोम क्या था आपका? पॉलीराइबोसोम और राइबोसोम बेसिकली क्या थे? 1 RNA पे क्या था? बहुत सारे राइबोसोम आकर के अटैच्ड हो जाते हैं। तो विद one mRNA with lots of ribosome, this situation is called as polyribosome and polysome. Sorry, polysome आएगा यहाँ पे, polysome। तो 1 mRNA plus many ribosome, उसको क्या बोला हमने? पॉलीराइबोसोम एंड पॉलीसोम। यही आपका क्या है? क्या है आपका? राइबोसोम है। अब राइबोसोम बेसिकली क्या करता है? प्रोटीन प्रोडक्शन करता है। क्या करता है? प्रोटीन प्रोडक्शन करता है। तो हम इसको क्या क्या बोल सकते हैं? राइबोप्रोटीन बोल सकते हैं। और RNA प्लस राइबोप्रोटीन मिलकर क्या बना लेते हैं? बहुत सारे प्रोटीन्स बना लेते हैं। तो ये बेसिकली आपका क्या है? राइबोसोम है। अब अपन आ जाते हैं हमारे डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली पे। डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली पे आ जाते हैं। ओहो, क्यों हो जाता है ऐसा? अरे डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली की आपकी कौन कौन सी आएगी? माइटोकॉन्ड्रिया आएगा सबसे पहले। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि आपका क्या है?
सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है आपकी, क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है। मैडम आपने सेकेंड लार्जेस्ट बताया, अब पहली कौन सी है बताती हूँ, रुको। लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है आपकी, लार्जेस्ट ऑर्गेनेली कौन सी है? क्लोरोप्लास्ट है। क्या है? क्लोरोप्लास्ट है लार्जेस्ट ऑर्गेनेली। ये आज हम पढ़ने वाले हैं, चलिए पढ़ते हैं इसको बैठ के। आ जाओ, लिख लिया? तो माइटोकॉन्ड्रिया स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा कलर से स्टार्ट कर लेते हैं आज, थोड़ा कलरफुल मामला है। माइटोकॉन्ड्रिया, अब माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है हमारा? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। कैसा है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा प्लीज। उसके बाद में अब मुझे बताओ माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया? एटीपी सिंथेसिस करता है। एटीपीज यहाँ बनेंगे हमारे, तो एटीपीज को सिंथेसिस करता है। तो क्या मैं इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोल दूं? क्या पावर हाउस ऑफ सेल बोल दूं? पावर हाउस ऑफ सेल हो गया हमारा, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं अपन, स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम। और मैं आपको कुछ और चीज़ बताना चाहती हूँ कि हमारा जब माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके पास में प्रोकैरियोट के भी गुण होते हैं। क्या होते हैं? प्रोकैरियोट के भी सारे गुण मिलते हैं, जैसे कि हमारा राइबोसोम कैसा मिलता है इसके अंदर? 70S टाइप का राइबोसोम मिलता है। और मैं जो अभी बना रही हूँ ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना रही हूँ, जो कि इनर मेम्ब्रेन है आपकी। क्या है? इनर मेम्ब्रेन है आपकी। ये आपकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हो गए। इसको बोल देंगे हम, और जितना लाइट कैसे चल रही है, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन बोल देंगे, मेम्ब्रेन बोल दिया। ये क्या है आपका? इनर मेम्ब्रेन बोल दिया। क्या है? इनर मेम्ब्रेन। इस इनर मेम्ब्रेन को और आप क्या बोल सकते हो? क्या मैं इसको क्रिस्टी बोल दूं क्या? यस, क्रिस्टी फॉर्म बोल दिया इसको। क्रिस्टी फॉर्म, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बोल दिया। अब इसमें मैट्रिक्स मिलेगा हमारा। क्या मिलेगा? मैट्रिक्स मिलेगा। क्या ये मैट्रिक्स ऐसा है? हाँ ऐसा है। अब इस मैट्रिक्स के हमारे अंदर क्या क्या मिलता है वो सुनिए, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका क्या है? मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में आपके मिलेंगे एंजाइम्स, आपका डीएनए, आपका कैसा है? ये वाली जो चीज़ें हैं कौन सी? डीएनए हो गया आपका आरएनए हो गया। ये सारी मैट्रिक्स की चीज़ें जो होती हैं, मैट्रिक्स के अंदर जो चीज़ें होती हैं, बेसिकली आपकी प्रोकैरियोट्स वाली सारी चीज़ें मिलती हैं। किसके अंदर? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, जो कि यूकैरियोट्स में मिलती है सबसे ज़्यादा। प्लांट सेल के अंदर भी मिलेगी, एंड हमारे किसके अंदर मिलेगी? एनिमल सेल के अंदर भी मिलेगी। प्लांट में प्रेजेंट होगा और एनिमल में भी प्रेजेंट होगा। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बात कर रहे हैं हम लोग? माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं।
अब हमारा जो डीएनए है, हमारा प्रोकैरियोट में डीएनए कैसा था? सिंगल डीएनए था, सर्कुलर था, कैसा था? सिंगल था और सर्कुलर था। और राइबोसोम हमारा कैसा है? प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S टाइप का राइबोसोम है, तो 70S टाइप का राइबोसोम मिलेगा यहाँ पे। बात समझ में आई? तो अब मुझे अब ये बताओ कि ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर तो ये प्रोकैरियोट की तरफ बिहेव कर रहा है और बाहर की तरफ ये यूकैरियोट की तरफ बिहेव कर रहा है, तो क्या ये एंडोसिम्बायोटिक हो गया? क्या एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी हो गई क्या ये? यस। तो इसके अंदर चलती है एक तो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी चलती है। ऑलराइट, क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? O2 की मदद से क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है सब्सटेंसेस को और ATP उससे निकलता है, हमारा ATP यूज होता है। तो मैंने आपको बताया ना यहाँ पे कि ATP का सिंथेसिस होता है। अच्छा, मैंने पहले लिखवा दिया आपको, है ना? ATP का सिंथेसिस होता है और यहाँ पे क्या हो रहा है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है यहाँ पे O2 की मदद से। अब इनर मेम्ब्रेन में और आउटर मेम्ब्रेन में आपके एंजाइम्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? आपकी आउटर मेम्ब्रेन पे भी क्या होंगे? एंजाइम्स प्रेजेंट रहेंगे और आपकी इनर मेम्ब्रेन पे भी एंजाइम्स प्रेजेंट रहेंगे। अब उन्हें ऑक्सीसोम और एक और है, उसकी अपन बात कर लेते हैं। ऑक्सीडेटिव समथिंग है वो, उसकी बात कर। यही आपका माइटोकॉन्ड्रिया है बेसिकली। इतना कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, बस 2 चीज़ें याद रखनी है। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोकैरियोट्स के सारे गुण मिलते हैं। किसके अंदर? मैट्रिक्स के अंदर मिलते हैं। 70S टाइप का राइबोसोम मिलता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए मिलता है आपका, और अंदर एक यहाँ पे एंजाइम्स भी होते हैं। कैसे होते हैं? एंजाइम्स भी होते हैं आपके, यहाँ पे लगे रहेंगे इनर सरफेस पे, यहाँ पे इनर सरफेस पे लगे होंगे जो एरोबिक रेस्पिरेशन में मदद करेंगे आपकी। अब ऑक्सीसोम की अपन बात कर लेते हैं, इसको लिख लो एक बार। तो बताया कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है यहाँ पे। अब मुझे बताओ, जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस होगा, ग्लाइकोजेनेसिस होगा, क्रैब साइकिल चलेगा आपका एसिड के अंदर। क्या क्या चलेगा? क्रैब साइकिल चलेगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा, लिंक रिएक्शन होगी आपकी, ईटीसी। ईटीसी क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ चलेगा आपका। कहाँ? यहाँ चलेगा। तो मैंने आपको ये 3 चीज़ें बता दी है। अब हम बात करते हैं, ऑक्सीसोम की बात कर रहे थे। हाँ, आ जाओ। तो बेसिकली आपका जो ऑक्सीसोम है वो क्या करता है? 2 हाइड्रोजन को अंदर भेजता है। ये 2 हाइड्रोजन को उसने अंदर भेजा, तो ये ADP को क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है ATP में। जब ये कन्वर्ट कर देता है, उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? को क्या बोल देते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। समझ आई बात? ऑक्सीसोम मतलब 2 हाइड्रोजन को वो भेज रहा है और ADP से ATP का कन्वर्ट होने को हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। लिख लो, माइटोकॉन्ड्रिया को लिख लो। प्लूरल फॉर्म जो होती है, अगर सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया है आपका, उसे क्या बोलोगे आप? कॉन्ड्रियन बोलेंगे। और ये क्या है? प्लूरल फॉर्म है आपका। क्या है? प्लूरल फॉर्म है। बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइटोकॉन्ड्रियन।
क्या है आपके सिंगुलर फॉर्म है। ये तो स्टूपिड क्वेश्चंस हो गए। अब देखो इसके अंदर अपना क्या है, इनर मेम्ब्रेन है, इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन किसके बनी है, अपनी सिस्टर्नी की बनी है और मैट्रिक्स की बनी है। मैट्रिक्स के अंदर सिस्टर्नी क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है आपके, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। और मैट्रिक्स में क्या है आपका, सिंगल सर्कुलर डीएनए है, 70S टाइप का राइबोसोम है, आपका आरएनए है और कुछ आपके एंजाइम्स हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। हेल्प करते हैं। आउटर मेम्ब्रेन क्या है आपकी, नॉर्मल आउटर मेम्ब्रेन है इस तरीके से, सॉरी ये तो इनर मेम्ब्रेन हो गई है, ये आउटर मेम्ब्रेन है आपकी। इस पे भी क्या होंगे, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जो मैंने क्या बोला था, ऑक्सीसोम और क्या था हमारा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। कब, जब 2 हाइड्रोजन वो अंदर भेजता है और एडीपी का एटीपी में कन्वर्जन होता है। बात समझ में आ गई है। तो ये आपका क्या है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। यहाँ पे आपका क्या क्या हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन, ईटीसी चल रहा है। एक तो आपका ईटीसी जो कि आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। आपका क्रैब साइकिल है और ग्लाइकोलाइसिस है आपका। इसमें से क्या होगा, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो के क्या करेगा, एटीपी रिलीज करेगा विथ CO2 एंड सम वाटर ऑल्सो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। जो है क्या है, सेमी ऑटोनॉमस है। इतना समझाने के बाद में अब लिखा है मैंने ये। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है, चलो ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है, सारे कार्य खुद के द्वारा करना, किसी की हेल्प नहीं लेना। जैसे कि मैं हूँ, मैं अपना घर चला सकती हूँ, सबको पढ़ा लिखा सकती हूँ, खुद से कमा के खा सकती हूँ सब कुछ। पर आप स्टूडेंट हैं, आप अपने मम्मी पापा पर निर्भर है, तो आप क्या हो गए, सेमी ऑटोनॉमस हो गए। और मैं क्या हो गई, ऑटोनॉमस हो गई। तो माइटोकॉन्ड्रिया किस पे निर्भर है, प्रोकैरियोट पे निर्भर है, क्योंकि उसके पास जो मैट्रिक्स के अंदर जो भी चीज़ें चल रही है वो क्या है, प्रोकैरियोट है। और बाहर की तरफ क्या है, उसका डबल मेम्ब्रेन है, तो वो यूकैरियोट है। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। अब प्लास्टिड्स की बात कर लेते हैं, जो कि आपका अगेन डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। क्या है आपका, प्लास्टिड। प्लास्टिड बेसिकली आपका 3 टाइप का है। एक है आपका ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट है जिसके पास कोई कलर नहीं है। एक है आपका क्रोमोप्लास्ट, जो सबको कलर प्रोवाइड करवाता है। सारे आपके जो फ्लावर्स में जो आप कलर्स देखते हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से देखते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, स्टोरेज करता है। क्या करता है, स्टोरेज करता है। क्या करता है आपका, स्टोरेज करता है। ये क्या करता है, प्रोवाइड कलर्स, प्रोवाइड कलर्स। और लास्ट आपका क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट जो कि आपका क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट, सॉरी क्या था आपका, बताओ, लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है आपका। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली है। अभी आगे बात करेंगे इसके बारे में। ये भी क्या करेगा, ग्रीन कलर का पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट इसके पास होता है और हमारा फोटोसिंथेसिस करता है।
अब ल्यूकोप्लास्ट की बात कर लेते हैं अपन। तो बेसिकली हमारा जो ल्यूकोप्लास्ट है ये 3 टाइप्स में जाएगा। एक है आपका अमाइलोप्लास्ट। क्या है? अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? स्टार्च। प्लांट के अंदर कौन सा फूड होता है? स्टार्च। बैक्टीरिया के अंदर ग्लाइकोजन। और जो एनिमल्स खाते हैं वो क्या खाते हैं? ग्लूकोज खाते हैं ना बाबा। तो ये स्टार्च। एल्यूरोप्लास्ट आपका क्या करता है? स्टोर प्रोटीन स्टोर करता है। क्या करता है? प्रोटीन स्टोरेज करता है। और लेयोप्लास्ट आपका लिपिड बोल ले या ऑयल बोल ले, स्टोरेज करता है। बात समझ में आई है? तो ल्यूकोप्लास्ट बेसिकली क्या करते हैं? स्टोरेज का काम करते हैं, हमारे स्टार्च का, हमारे प्रोटीन का और हमारे लिपिड्स का। अब हम बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की, जो कि कलर्स प्रोवाइड करते हैं। जितने भी आपके लीफ होते हैं, जितने भी आपके फ्रूट्स होते हैं, उनमें जो कलर्स आते हैं, ब्यूटीफुल कलर्स जो आते हैं हमारे, वो हमारे क्रोमोप्लास्ट की वजह से आते हैं। और आपका क्लोरोप्लास्ट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। बचाओ क्लोरोप्लास्ट। तो स्ट्रक्चर बना ले इसके अपन। ये आपकी हो गई है आउटर मेम्ब्रेन। सॉरी। और ये हो गई है इनर मेम्ब्रेन। अब ये एक दूसरे के ऊपर पाइल्ड ओवर होते हैं। ये देखो, एक दूसरे के ऊपर पाइल्ड ओवर है। इनको क्या बोल देंगे? ग्रैनम बोल देंगे। और ये क्या होगा? थाइलोकॉइड होगा। क्या पार्ट? ये स्ट्रक्चर जो है वो तो एक दूसरे के ऊपर है ना, तो उनको ग्रैनम बोलेंगे। और बेसिकली ये जो पार्ट होता है इस तरीके से राउंड राउंड, उसको थाइलोकॉइड बोलते हैं। इस थाइलोकॉइड ल्यूमेन के अंदर ही आपका क्या होता है? और हाँ, एक और चीज, इसके अंदर आपका क्या होता है? स्ट्रोमा। ये जैसे मैट्रिक्स होता है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम? स्ट्रोमा बोल देंगे। अब मुझे एक बात बताओ, फोटोसिंथेसिस अपन करते हैं बेसिकली। हम प्लास्ट की बात कर रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट में हम फोटोसिंथेसिस को देखते हैं। तो सोलर एनर्जी को ट्रैप किया, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया और उसको यूज़ किया हमने फूड की तरह यूज़ करा। और क्या करा? जितना भी एनवायरनमेंट में जितना CO2 होता है उसको यूज़ कर लेता है, वो उसको एब्जर्व कर लेता है। कौन? क्लोरोप्लास्ट अपना। पे आपका क्या मिलता है? 70S टाइप का राइबोसोम मिलता है। अब हमारे 2 रिएक्शंस होते हैं। क्या क्या है? लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन आपका कहाँ पर होता है? आपने 9th में भी पढ़ा है ये। लाइट रिएक्शन कहाँ पर होता है? थाइलोकॉइड के ल्यूमेन में होता है। कहाँ पे? यहाँ पर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका लाइट रिएक्शन होगा। लाइट रिएक्शन होगा। और डार्क रिएक्शन कहाँ होगा? आपका स्ट्रोमा के अंदर होगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रोमा है आपका, यहाँ पर आपका क्या होगा? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन जो भी आपकी क्या बोलते हैं? कैल्विन साइकिल भी होती है। ये आपका क्लोरोप्लास्ट है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब न्यूक्लियस की बात कर ले। तो हमारा न्यूक्लियस की बात करते हैं हम आज। तो सबसे पहले देख किसने लिया था? ल्यूमेन ने। उसके बाद में रॉबर्ट आए थे। रॉबर्ट ने इस पे पूरा स्टडी करके, रॉबर्ट ब्राउन ने, ना कि रॉबर्ट हुक ने।
ये याद रखना जरूरी है। सबसे पहले देख किसने लिया था, किसमें देखा था? फिश की आरबीसी में देखा था, क्योंकि इनको प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं है। रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। और दूसरी बात, इसको हम क्या क्या बोलते हैं? कैरी ऑन भी बोलते हैं, जो कि क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस होता है। इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? कैरियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरियोलॉजी बोलते हैं। अब हमारा न्यूक्लियस जो है कहाँ पे नहीं मिलता है? कहाँ पे नहीं मिलता है? आरबीसीज में नहीं मिलता है, मैच्योर आरबीसीज में नहीं मिलता है। मैच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और कहाँ नहीं मिलता है? सीव सेल्स में नहीं मिलता है, सीव ट्यूब्स में, सॉरी, उसमें एब्सेंट होता है। ये आपकी न्यूक्लियस की बात हो गई। अब न्यूक्लियस के अपन स्ट्रक्चर पे चलते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपके पहले इसको लिख लो, न्यूक्लियस को डिफाइन करें। अगर हम न्यूक्लियस को डिफाइन करें, उसका मतलब क्या है? क्या इसके पास जेनेटिक मटेरियल है? जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है ये? यस। क्या ये डबल बाउंड स्ट्रक्चर है? डबल बाउंड स्ट्रक्चर है? यस। और क्या होगा इसके पास? क्या ये सेलुलर एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है? यस। सेलुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। क्या ये अगर सेलुलर एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है तो क्या मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल कर रहा है? ऑफ कोर्स, यस। तो ये मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है। ये लिख लो फटाफट। जो न्यूक्लियस है, क्या ये ए न्यूक्लिएट हो सकता है? यस। क्या ये बाई न्यूक्लिएट हो सकता है? क्या ये मल्टी न्यूक्लिएट हो सकता है? ए न्यूक्लिएट का मतलब क्या है? नो न्यूक्लियस, जो कि आपका किस में मिलता है? नो न्यूक्लियस, जो कि आपका किस में मिलता है? आरबीसी में न्यूक्लियस जो है एब्सेंट होता है। बाई न्यूक्लिएट किस में मिलेगा? अच्छा एग्जांपल बताओ मुझे इसका। बाई न्यूक्लिएट मतलब कि दो न्यूक्लिएट या एक से ज़्यादा न्यूक्लिएट आपके मिलेंगे पैरामीशियम के अंदर। मल्टी न्यूक्लिएट आपको किस में मिलेगा? एनिमल सेल में मिलता है। एनिमल सेल में आपका मल्टी न्यूक्लिएट होता है। लिख लो इसको, डायग्राम बना लेते हैं। ये क्या है? न्यूक्लियर, जिसमें हमारा न्यूक्लियस रहता है। और ये कैसा होता है? पोरस होता है। तो मैं इसको क्या आउटर मेम्ब्रेन लिख लूं? ये आपका क्या है? इनर मेम्ब्रेन है। ये क्या हो गई आपकी? इंटर न्यूक्लियर स्पेस हो गई। क्या हो गई? इंटर न्यूक्लियर स्पेस हो गई। अब हमारा यहाँ पे डीएनए भी होगा और यहाँ पे क्या होंगे हमारे? चलो इसको दूसरे कलर से बनाते हैं। ये हमारे क्या है? क्रोमेटिन फाइबर्स है। क्रोमेटिन फाइबर्स है। और ये हमारा क्या था? न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस है।
और हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या है आपका? न्यूक्लियोप्लाज्म है। ये आपकी स्ट्रक्चर है, इसको ड्रॉ कर लो एक बार। ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है आपका, इसमें क्या क्या होता है? आपका आरएनए है, आपका डीएनए है, प्रोटीन्स हैं, और आपके जो क्रोमेटिन, बेसिकली होता क्या है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन मिलता है ना। अब तो एनिमल की सेल की बात हो रही है हमारे, तो हमारे अंदर क्या मिलता है? हिस्टोन प्रोटीन मिलता है प्लस डीएनए मिलता है। ये आपके आज स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे और कल थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन, आई एम हर्षिता। अब हम लोगों ने कल न्यूक्लियस स्टार्ट कर दिया था, आज उसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं और आज चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। बात कर रहे थे न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, कल डायग्राम बना लिया था हमने। तो आपका ये क्या है? न्यूक्लियर एनवेलप है। इसी के अंदर आपका कौन रहता है? न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है आपका डीएनए, जो कि कैसा है? डीएनए कैसा है आपका? खुला पड़ा हुआ है। जब डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन मिल जाएगा तो वो कॉम्पैक्ट होने लग जाएगा, कंडेंस होने लग जाएगा, और रोल हो के वो कॉम्पैक्ट कंडेंस होके इसमें आ जाएगा। अब आप पहले अपन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्या है ये? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या एनवेलप भी बोल सकते हैं। जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ते हैं तब मैं एनवेलप बोलती हूँ, कभी कभी मेम्ब्रेन भी बोल देती हूँ, बट आप उसको एनवेलप ही बोलिए। मेम्ब्रेन बेसिकली क्या है? न्यूक्लियस की होती है मेम्ब्रेन, उसको न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलेंगे। एनवेलप बोल देंगे क्योंकि इसी से ही आपका ईयर निकलेगा। अभी मैं दिखाऊंगी कैसे निकलेगा। तो ये वाला पार्ट जो है आपका बेसिकली क्या है? ये आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, एंड दिस वन इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन है। अभी जो स्पेस है, ये जो स्पेस है इसके अंदर, ये स्पेस आप इससे कर लीजिए। इन दोनों के बीच में जो स्पेस है इसको बोलेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस, या मैंने कल बोला था इंटर न्यूक्लियर स्पेस। आपके उसमें पेरी न्यूक्लियर दे रखा है, पेरी न्यूक्लियर लिख लीजिए। अब इसमें क्या है? इसका जो मैट्रिक्स होता है उसको क्या बोलते हैं? हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ये क्या है आपका? न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म है। अब आपका डीएनए भी है आपका इसमें, तो आपका क्रोमेटिन फाइबर, क्योंकि डीएनए आपका खुला पड़ा हुआ है, तो ये इस तरीके से, ये आपकी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कुछ होती है यहाँ पे, इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन फाइबर्स बोलते हैं। क्या है ये? क्रोमेटिन फाइबर। अब आपका एक न्यूक्लियोलस भी है। न्यूक्लियोलस एक वो साइट है जहाँ पे आरएनए सिंथेसिस होता है। आरएनए सिंथेसिस होगा तो वो क्या करेगा? राइबोसोम को बनाएगा, और राइबोसोम बनाएगा तो राइबोसोम क्या काम करता है? प्रोटीन प्रोडक्शन करता है। यहाँ पे आपका क्या है? न्यूक्लियोलस है। हम न्यूक्लियोलस बना लेंगे इससे। ये आपका क्या है? न्यूक्लियोलस। ये स्टेन्ड, तो डार्क स्टेन्ड होता है, ये आराम से देख सकते हो आप माइक्रोस्कोप में। तो ये क्या है आपका? न्यूक्लियोलस है।
न्यूक्लियोलस है जो कि डार्क स्टेन्ड है। क्या है? डार्क स्टेन्ड है। ये आपकी स्ट्रक्चर हो गई है। अब हम इंटरनली जब बात करेंगे इसकी, तो बात करते हैं, सबसे पहले डीएनए की बात कर लेते हैं। जेनेटिक मटेरियल जो है आपका जेनेटिक मटेरियल जो है न्यूक्लियस के अंदर, उसकी बात करते हैं। किस तरीके से वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है एक बॉल, स्मॉल बॉल बन जाएगा, उसको हम देखते हैं, उसका प्रोसेस देखते हैं। तो बेसिकली आपका जेनेटिक यहाँ पे क्या क्या है? डीएनए है, आपका आरएनए है। सबसे पहले डीएनए की बात करेंगे। डीएनए बेसिकली का जो साइज होता है वो 2.2 मीटर का होता है। कितना? बहुत लंबा, 2.2 मीटर का होता है। तो आपका जो डीएनए है कितने मीटर का है? 2.2 मीटर का है। अब आप सोचते होंगे मैडम ये 2.2 मीटर का डीएनए है, ये इतने से न्यूक्लियस तो बहुत छोटा सा होता है ना, इतने से न्यूक्लियस में कैसे आ जाता है? तो अब उसका प्रोसेस देखते हैं वो कैसे आता है। तो बेसिकली आपका जो डीएनए है, ये डीएनए है आपका। ये आपका डीएनए है। ये 2.2 मीटर लिखो इसको, डीएनए। अब जहाँ पे डीएनए होता है एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स मिलते हैं। हिस्टोन प्रोटीन क्या करते हैं ना, इसको स्पिनिंग कराएंगे। किसको? डीएनए को स्पिनिंग कराएंगे, फोल्ड करेंगे, फिर अनफोल्ड करेंगे, फिर वापस फोल्ड करके ये कंडेंस्ड हो जाएगा। कौन? डीएनए आपका। तो इसका प्रोसेस ये भी ऐसा है, सिंगल लेयर में है। अब ये हिस्टोन प्रोटीन्स आपकी यहाँ पे लगी हुई है। हाँ, इससे बना लेते हैं। ये आपकी हिस्टोन प्रोटीन्स है। वैसे ये मैं ऐसे दिखा रही हूँ, बाकी आपकी हिस्टोन प्रोटीन कैसे होती है? ऐसे होती है, कॉइल्ड होती है। कैसी होती है? ये हिस्टोन प्रोटीन है आपकी। कितनी हिस्टोन प्रोटीन होंगी? बहुत सारी होंगी, एक नहीं होंगी। ये आपकी क्या हो गई है? हिस्टोन प्रोटीन हो गई है। धीरे धीरे समझना है न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पर्पस से। अब ये हिस्टोन प्रोटीन के पास अभी कैसे आ जाएगा ना, इसको हिस्टोन प्रोटीन को देख करके ये राउंड होने लग जाएगा, इसके आसपास आकर के बैठ जाएगा। कौन? डीएनए। ठीक है, तो उसको कवर कर लेगा, या अपन इसको क्या बोले? ट्रैप्ड कर लेगा, हिस्टोन प्रोटीन को ट्रैप कर लेगा। तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? मान लो आपका ये हिस्टोन प्रोटीन ऐसा है, सॉरी, ये आपका हिस्टोन प्रोटीन है, कॉइल्ड है। अभी डीएनए जो है आपका, ये आकर के अब इसको आप ऐसे बनाओ, ट्रैप कर लिया। तो ये ट्रैपिंग हो गई है, ट्रैपिंग ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, ट्रैपिंग ऑफ हिस्टोन प्रोटीन बाय डीएनए। ये प्रोसेस समझ में आया? ये सब प्रोसेस किसके अंदर चल रहा है? आपका न्यूक्लियर
मेम्ब्रेन के अंदर चल रहा है। अब कॉइलिंग हुई, कॉइलिंग हो गया ना, ये कॉइल्ड है अपना, अब इसकी भी कॉइलिंग हो गई है, अभी कंडेंस्ड होंगे, कंडेंस होकर ये क्या होंगे, बीड्स बना लेंगे, छोटे छोटे बीड्स बना लेंगे, उस पर आपका डीएनए जाता चला जाएगा। तो कैसा होगा, अब इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, हाँ ये ठीक है। अब आपका कैसा हो जाएगा, ये घूम घूम के इस तरीके से, अभी जो सिचुएशन आएगी जहां पे हमारा हिस्टोन प्रोटीन विद डीएनए होगा, इस प्रोसेस को या इस चीज को ये इस तरीके से क्या होगा, ये अब डीएनए जैसे मान लो ये ऐसे आया, स्पिनिंग हुआ, ठीक है, और ये वापस एक आया, क्या हो रही है, ये स्पिनिंग हो रहा है, ठीक है, तो ये इस तरीके से स्पिनिंग होकर के इस तरह से जा रहा है। इसी चीज को हम क्या न्यूक्लियोसोम बोल सकते हैं क्या, यस। तो ये जब बीट्स लाइक हो जाएगा, इसी को हम क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोसोम बोल देंगे, बिकॉज अब आपका डीएनए जो है कॉम्पैक्ट हो गया है इन हिस्टोन प्रोटीन के अंदर। तो क्या हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया है आपका क्या, डीएनए, कॉम्पैक्ट डीएनए विद इन हिस्टोन प्रोटीन। ये बात समझ में आ गई है, न्यूक्लियोसोम की बात समझ में आ रही है। हिस्टोन प्रोटीन जब आपका पूरा कॉम्पैक्ट होके बीड्स बना लेगा, तब आपको उसको क्या बोलोगे, न्यूक्लियोसोम बोलोगे। ये आपकी टर्म बहुत बार पूछी जाती है, तो वो सब पूछेगा कि न्यूक्लियोसोम जो है वो कौन सी कंडीशन है, मतलब कहाँ पे वो चीज़ होगा। तो जब आपका ये जो कॉइलिंग है, ये जो कॉइलिंग थे ना, अब ये भी क्या हो गए हैं, राउंड हो गए हैं। दिस कॉइलिंग ऑल्सो कन्वर्ट इन द डेंस्ड फॉर्म, कंडेंस्ड फॉर्म में हो गए हैं। तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, आपका न्यूक्लियोसोम कहलाएगा। ये बात हो गई है। तो अब ये स्ट्रक्चर कैसे बनती हुई चली जाएगी, अब ये पूरा इसके अंदर आ जाएगा। ये इस फाइनली जो इसका स्ट्रक्चर बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। ये आपका कंडेंस होकर के इतना सा रह जाएगा। वो जो कॉइल्ड डीएनए था, इधर आ जाओ, ये जो कॉइल्ड डीएनए, ये आपका जो डीएनए था 2 मीटर का डीएनए, वो कैसा हो जाएगा, वो कैसा हो जाएगा आपका, इस तरीके का हो जाएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा, कंडेंस्ड फॉर्म। क्या है, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स। ये बात समझ में आई है। इसमें इसको देख लो और टेक डाउन कर लो। धीरे धीरे ये कैसा शेप ले लेगा, इस तरीके का शेप ले लेगा। ये कंडेंस फॉर्म हो गया। अब इसका जो फाइनल शेप आएगा निकल के, वो इस तरीके से हो जाएगा। ये देखो, क्या ये ऐसा हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। अब यहाँ पर आपका क्या है, यही डीएनए, एक एक्स्ट्रा डीएनए भी यहाँ पे पड़े हुए, क्रोमेटिन फाइबर्स भी पड़े हुए हैं। और ये जो डीएनए आपका बना है इधर, ये कैसा है आपका, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन है इसके अंदर। और यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स मिलती हैं, इससे बना लो। यहाँ पे भी कुछ प्रोटीन्स मिलती हैं। क्या मैं उनको नॉन हिस्टोन प्रोटीन बोल दूं, क्योंकि वो हिस्टोन प्रोटीन वाला कोई काम नहीं कर रही है, कुछ और ही काम कर रहे हैं। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो ये लास्ट फॉर्म हो जाए। इसको क्या बोल देंगे, जिसमें डीएनए होगा, हमारा हिस्टोन प्रोटीन होगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होगा, उसको हम क्या बोल देंगे, क्रोमोसोम तैयार हो चुका है हमारा। क्या बन गया है, क्रोमोसोम बन गया है। ये आपकी क्रोमोसोम तैयार हो गया है। ये आपका क्या, डीएनए किस तरीके से, वो 2 मीटर का डीएनए जो है कॉम्पैक्ट हो के न्यूक्लियस के अंदर इतना सा हो गया है। अब बात करते हैं कुछ
न्यूक्लियस की बात करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो कि आपके कैसा था, ये आपका न्यूक्लियस है, किस पे, पोरस मेम्ब्रेन के अंदर। कैसी है, पोरस मेम्ब्रेन है आपकी। सिर्फ न्यूक्लियस की बात करेंगे, बाकी किसी चीज की बात नहीं करेंगे इसमें। अभी न्यूक्लियस एक्चुअली होता क्या है, आपका डीएनए बन गया, ये आपका डीएनए बन गया, यहाँ पे ये डीएनए आपका न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, ये आपका, इसका इससे बना लो, ये आपका डीएनए बन गया। क्या मैं ये बोल दूं कि डीएनए से अब आरएनए बनेगा, जो कि नॉर्मल प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं डीएनए से आरएनए बनने को, डीएनए से आरएनए बनने को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और आरएनए से प्रोटीन बनने को क्या बोलते हैं हमारे, ट्रांसलेशन बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं और ट्रांसलेशन बोलते हैं। वही चीज हमारी कहाँ चलेगी, यहाँ पे चलेगी। क्या डीएनए अब आरएनए बनाएगा, ऑफ कोर्स बनाएगा। अब यही क्या करेगा, आरएनए बनाएगा। अब कितने टाइप के आरएनए, टी आरएनए, आर आरएनए एंड एम आरएनए, ये यहां पे मिलेंगे आपके। अब क्या होगा, ये क्या कर रहा है, आरएनए सिंथेसिस हो रहा है, यहां पे बहुत सारा आरएनए बन रहा है, सिंथेसिस हो रहा है। जहां पे आरएनए का सिंथेसिस होगा उसी जगह को क्या बोल देंगे आप, न्यूक्लियोलस बोल देंगे, उस साइट को न्यूक्लियोलस बोलते हैं। तो दिस सॉरी RNA synthesis site called as nucleolus. अब मुझे एक बात बताओ, जो हमारा राइबोसोम बनता है वो कैसे बनता है। ये जो आरएनए बहुत सारा बन जाता है तो इसकी भी कुछ स्ट्रक्चर होती है। तो ये स्ट्रक्चर हो गई आरएनए की। यहां पर आकर के राइबोसोम अटैच्ड हो जाते हैं, ये अटैच्ड हो गए। और कोई एक राइबोसोम नहीं बनता है, बहुत सारे राइबोसोम बनते हैं। बहुत सारे आरएनए जहां पे बनते हैं उस साइट को आप न्यूक्लियोलस बोलते हैं। अब देखो आरएनए से क्या बना, राइबोसोम्स बने। यहीं से आपकी अभी जो न्यूक्लियर, ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन है ये कैसी है, पोरस है, ठीक है। यहां से क्या होता रहेगा, ट्रांसपोर्ट होता रहेगा। अब यहां से क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि यहाँ आरएनए जो बना है ये राइबोसोम निकाल रहा है, क्योंकि इतने सारे राइबोसोम हो गए यहाँ पे, तो बाहर तो निकालेगा ना। तो मैं क्या ये बोल दूँ कि यहीं से ये आपकी क्या बन रही है, यहीं से आपकी क्या बन रही है, ER बन रही है। क्या मैं ये बोल सकती हूँ, यहीं से आपकी क्या बन रही है, ER निकल रही है। तो जो बेसिकली जो आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही आपका क्या निकलता है, ER निकलती है। यहीं से आपके क्या निकलते हैं, राइबोसोम्स निकलते हैं, जो चेन लग के यहाँ पे बन जाते हैं, ये यहाँ पे बन जाएंगे ये राइबोसोम्स। जिसको क्या बोला था हम लोगों ने, क्या बोला था, रफ ER बोला था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला था। अब इसकी पूरी स्ट्रक्चर को अब अच्छे से समझ लो कि कैसे क्या होगा, ये देख लो। ठीक है, चलो उसको कर देते हैं। अब हम दोबारा से, ये आपका न्यूक्लियस, जिसमें क्या होते हैं आपके क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं, जो कंडेंस्ड होकर के क्या करते हैं, कंडेंस्ड होकर के, कंडेंस हो करके वो क्या कर लेते हैं, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये आपका क्या है,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। मैं फिर से इसकी स्ट्रक्चर इसलिए बना रही हूँ ताकि वो अंदर की चीज़ें हम लोगों ने समझ ली, अब प्रॉपर स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम। यहीं से आपकी क्या निकलती है, ER निकलती है। ER को निकाल लो यहाँ से। यहाँ पे आपका क्या है, ये न्यूक्लियस है, और आपका यहाँ पे क्या है, अब आया जाएगा हमारा क्रोमोसोम। क्या मैं अब ऐसे बना लूँ, अब ऐसे बना सकते हैं हम लोग। इसी के अंदर आपकी क्या है, आपका DNA भरा पड़ा है, आपके हिस्टोन प्रोटीन भरे पड़े हैं, और ये आपका क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। मैट्रिक्स को हम ऐसे बना लेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या क्या मिलेगा हमको, DNA मिलेगा, RNA मिलेगा, राइबोसोम्स मिलेंगे, DNA RNA मिलेगा, राइबोसोम्स मिलेंगे। अब इसी ER से निकल के अब इसी से हमारे RNA बने हैं। RNA से क्या बनेंगे, राइबोसोम्स बनेंगे, जो यहाँ से निकल के आके यहाँ पे स्टडेड विथ लॉट्स ऑफ राइबोसोम, इसी को क्या बोल देंगे हम, रफ ER बोल देंगे। अब बात समझ रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो कि कैसे हमारी ER निकलती है ना। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से हमारी ER निकलती है। अब हमारा क्रोमोसोम बन के तैयार हो चुका है। ये हो गई बात आपके न्यूक्लियस की। अब आप बात कर लेते हैं क्रोमोसोम की। आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है क्रोमोसोम का, ताकि आगे जो हम डिवीजन पढ़ने जा रहे हैं उसमें आपका काम आएगा। ये आपका क्रोमोसोम है, ये स्ट्रक्चर है आपके क्रोमोसोम की। क्या मैं इसको एक और बना लूँ क्या, चलो इसको दूसरा बनाते, एक मिनट। ये आपका क्या है, स्ट्रक्चर बता रही हूँ क्रोमोसोम की। ये है आपका सेंट्रोमियर, और ये है आपके जिनको आर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्म्स बोलते हैं। तो इसको बोल देंगे P आर्म, इसको बोल देंगे Q आर्म। ये हमारा क्या है, सेंट्रोमियर है। बात समझ में आ रही है। इसके अंदर हमारा वही हिस्टोन प्रोटीन वगैरह सब कुछ भरा पड़ा है। अब आपके क्रोमोसोम के टाइप बता दो, क्या क्या टाइप है। एक है फर्स्ट मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, और लास्ट है टीलोसेंट्रिक। इसी को डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम के अंदर। तो ये स्टेजेस है कि मेटासेंट्रिक के अंदर आपका क्या होता है। तो बेसिकली मैं कुछ स्ट्रक्चर्स बना रही हूँ, उसी में हम डिस्कस करेंगे चारों पार्ट्स को। तो ये आपका हो जाएगा मेटासेंट्रिक, क्योंकि इक्वल है। मेटासेंट्रिक कुछ भी नहीं है, इक्वल आर्म्स होने चाहिए। ये जो आपका P आर्म है इक्वल्स टू Q आर्म होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। ये आपका मेटासेंट्रिक है। सब मेटासेंट्रिक के अंदर क्या होगा, ये आपका सेंट्रोमियर, या तो इनको हम छोटा बनाएंगे, बेसिकली हम ऊपर वाले को ही हमेशा छोटा बनाते हैं। तो पीज जो P है आपका छोटा रहेगा Q से, ठीक है, P और ये Q है। तो P कैसा रहेगा, स्मॉलर Q से। ये क्या है, सब मेटासेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक क्या होता है, अब इसका जो शेप भी होता है ना, कुछ L शेप होता है, किसी का I शेप होता है, किसी का J शेप होता है। एक्रोसेंट्रिक है, उसमें क्या होगा, इस तरीके से कुछ छोटे कुछ बड़े हो जाएंगे। ये हो गया आपका एक्रोसेंट्रिक। और जो आपका टीलोसेंट्रिक है, तो टीलोसेंट्रिक बेसिकली होता क्या है, ये टीलोमियर्स है,
यहाँ पे टीलोमेयर्स लगे रहते हैं। ये टीलोमेयर है, ये टीलोमेयर्स क्या करेंगे, सेंटर पे आ जाते हैं। तो कैसे हो जाएंगे ये, सेंटर पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से आपका टीलोमेयर बन जाएगा। आगे भी अपन पढ़ेंगे इनको सबको, और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। ये जस्ट स्टार्टिंग है आपकी किसकी, डिवीजन होने की तैयारी होने लग जाएगी क्रोमोसोम की। ये आपका क्रोमोसोम है। अब इसको आप देख लो, जैसे ये किस तरीके से दिख रहा है, छोटा है तो ये शायद ये एल शेप दिख रहा है आपका, ये जे शेप दिख रहा है क्या आपका, जे पता नहीं, ये आई शेप है आपका,